जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी फॉर डिफेंस एग्ज़ाम। आज थोड़ा सा लेट हो गया है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके तो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन का जो प्रेस होता है ऑल नोटिफिकेशन का उसे आप प्रेस करेंगे। और अगर आपको मेरे चैनल से आप वीडियो देखेंगे, मैंने कई सारी वीडियो बनाई है प्रैक्टिस सेट की और जियो पॉलिटिक्स पे भी बनाया, मैंने एक रडार पे भी बनाया था, क्यू आर सैम पे भी बनाया था, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आगे चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कोट्स लिखा है पर डे की तरह। तो कोट में क्या कह रहा है कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है आपको, आप अभी हिम्मत नहीं हार सकते। ओके नेक्स्ट है कि जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं होता हो सकता, उनको भी ये करके दिखाना है। लाइक राइट, जो कहते हैं कि आपसे ये नहीं होगा उनको करके ही दिखाना है कि यू आर रॉन्ग। ओके नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में आप तुरंत से बताएंगे कौन सा आंसर होता है। देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे एक होता है बिल और एक होता है एक्ट। ये आपको अंतर भली बात पता होना चाहिए। ओके बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है। जैसे हमारा CAB हो गया और CAA, मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ। CAB और CAA है दोनों चीज़ एक ही, लेकिन CAB कब हुआ, जब मान लीजिए सदन में पारित हुआ। सदन के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति। तो राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो जाता है तब वो बिल रहता है, लेकिन जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति फाइनल सिग्नेचर कर देता है तब वही क्या हो जाता है, एक्ट। पहले तक क्या था, इसे हम क्या कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पहले था। मतलब दो जब मतलब राज्यसभा और लोकसभा से पारित हुआ तब, जब राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तब वो का क्या हो गया, CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया अब। ओके तो बिल और एक्ट में सभी को पता होगा। तो क्या कह रहा है, संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है, तो किसकी, राष्ट्रपति की। ओके नाउ नेक्स्ट चलते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। तो सभी को पता है पार्लियामेंट के पास ही ये सुविधा है किसी को राज्य का घटाना या बढ़ाना। और मैंने एक दिन क्वेश्चन में पूछा था कि इससे जो हमारे स्टेट इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, इससे हमारे कौन सी अनुसूची पे इफेक्ट पड़ेगा। तो पहली अनुसूची, जिसमें हमारे ये का पहली अनुसूची में क्या बताया गया, स्टेट और उसके यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बताया गया है। तो यही हमारा इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। जैसे कि अभी हमने जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्ट में बांटा ना, जम्मू एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज़। तो फर्स्ट जो अनुसूची है उसमें इंक्रीज होगा। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, अन्य रजवाड़ों के भारत के विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने नहीं शामिल होना चाहते थे, तो कौन से थे। एक पहला था जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद था एंड थर्ड वन इज़ जम्मू कश्मीर। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, किसने की थी। तो 2 आदमी थे, सभी को पता है, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी काम के लिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। अच्छा ये रियासत समिति के क्या थे, रियासत समिति मतलब जो सारी रियासतें थी, पहले रियासत थी, रियासत समिति के ये अध्यक्ष थे रियासत समिति के। और जो BP मेनन थे ये सचिव थे, रियासत समिति के सचिव थे BP मेनन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अगर हम कहें तो देखिए इसके बारे में थोड़ी मैं चर्चा अगर कर दूं, तो जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले कौन से स्टेट का गठन हुआ था भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश का। ये कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 में। अच्छा ये इसमें किस आदमी की डेथ हुई थी, मैंने बताया था नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में। सबको पता होना चाहिए, पोटी श्री रामुलु। मैं इस बात यहाँ पे ये बात नहीं करूँगा, मैं बताऊँगा कि कमेटियाँ कौन सी बनी थी, वहीं से रिलेटेड होता है। तो इसके बाद जब ये सब हो गया तो डिसाइड किया गया कि दिसंबर 1953 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या था, फजल कमेटी। अच्छा फजल कमेटी को ये चूज़ करना था, मतलब इनको बता दिया गया कि आप भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर आप डिसाइड करेंगे। तो इसे हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी भी कह सकते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या बात आता है
इसमें हेड कौन थे? फजल, अभी आएगा एक क्वेश्चन, फजल एक थे, वही थे हेड। और इसमें 2 आदमी और थे। पहले आदमी मान सकते हैं के एम पनिक्कर थे एक, और दूसरे क्या थे? पनिक्कर, और एक थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तो इन्होंने जब सब बात देखा, इंडिया का सब सर्च किया, तो इन्होंने 1956 में एक रिपोर्ट दी। 1956 में रिपोर्ट दी, जो कि क्या था कि इंडिया का जो अब आधार, मतलब इंडिया को जो डिवाइड करना था वो लैंग्वेज के आधार पे था, मतलब भाषा के आधार पर अब भारत का गठन होगा। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 में। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो सभी को पता है, आंध्र प्रदेश। अच्छा, जब ये रिपोर्ट दी गई तो उसके बाद 14 राज्य बने थे उस वक्त, फॉर दैट टाइम 14 स्टेट थे एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थी। अच्छा, इसमें जो यूनियन टेरिटरीज थी, इनमें जो सबसे पहला स्टेट चुना गया था, यहाँ फर्स्ट जो स्टेट था वो क्या था? केरला। ये आप याद रखेंगे, मतलब पहला राज्य जो था अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, मतलब भाषा के आधार पर, फॉर दैट टाइम, मतलब 1956 में जब रिपोर्ट बनी थी उस वक्त पहला राज्य था। और अगर ये बात कह दे कि पहला भाषाई राज्य किसे बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश था, लेकिन अगर रिपोर्ट के अनुसार कहे तो वो केरला होगा। ये आप डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? आई एम सेइंग फॉर दैट, आपको मैंने पहले ही बताया था कौन था वो, पोट्टी श्री रामल्लू, या पोती श्री रामल्लू में इसे हिंदी में लिया गया, बस इंग्लिश में आप पोट्टी श्री रामल्लू कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? आई एम सेइंग दैट इज़ जस्टिस फजल अली एंड टू अदर मेंबर्स। व्हाट इज़ नेम? मैंने बताया था, फर्स्ट ऑफ के एम पनिक्कर एंड सेकंड वन हृदय नाथ कुंजरू। ये आप याद करेंगे। ये एनडीए के लिए क्वेश्चन है। आप एयरफोर्स के लिए तो वन लाइनर ही इतना वो पूछ लेंगे कि कौन था स्टेट, बट अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम देने जाते हैं, यूपीएससी, भाई आपको पता रहना चाहिए, डिटेल पता होना चाहिए। या एनडीए, सीडीएस, एफकेट, जो भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, इवन कोस्ट गार्ड में भी थोड़ा डीपली पूछ लेता है, नेवी में थोड़ा इससे डीप चलाते हैं, बट ये आईएएफ में उतना डीपली नहीं पूछते हैं, वो वन लाइनर ही पूछते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है? जादू टोना का वशीकरण का मंत्र किससे संबंधित है? तो सभी को पता है, अथर्ववेद। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राचीन हिंदू विधि लेखक कौन था? तो सभी को पता है, मनु। अच्छा, न्याय दर्शन को प्रतिपादित करने वाला किसने किया था न्याय दर्शन को? तो गौतम, सभी को पता रहना चाहिए। योग दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? पतंजलि ने। ओके, नाउ नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या थी? कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन प्रणाली जो प्रतिपादित किया था। झेलम नदी का वास्तविक नाम, या सॉरी ऋग्वैदिक नाम क्या था? तो वितस्ता झेलम नदी को कहते थे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था उनका? पशुपालन, सभी को पता है। अच्छा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो महर्षि पाणिनि कहा जाता है अष्टाध्यायी के लेखक। रामायण के रचयिता कौन थे? तो सभी को पता है, वाल्मीकि हैं। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार। हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता मतलब पिता को मार के गद्दी को अपना लेते थे ये लोग। नाउ नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से प्राप्त होती है? तो फेमस क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। महाभारत का वास्तविक नाम क्या है? तो सभी को पता है, जय संहिता महाभारत का वास्तविक नाम है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। सिकंदर का समकालीन कौन था? सिकंदर का समकालीन घनानंद था, या धनानंदी से कहते हैं एक प्रकार से। इसी को ख़त्म करके तब तो इसी को मार के चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने ही मौर्य के साम्राज्य की स्थापना की, इसी घनानंद को मार के, जो कि किसके शिष्य थे? बहुत ही फेमस गुरु थे, चाणक्य जिसे कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? इक्विनॉक्स मतलब जहाँ, मतलब दिन और रात समान होते हैं, एंड दैट इज़ द इक्वेटर लाइन पे आप देखेंगे दिन और रात समान होते हैं, तो इसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं, मतलब दिन और रात की अवधि जहाँ समान हो। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके भूमध्य रेखीय व्यास से कितना कम है? तो सभी को पता रहना चाहिए, 43 किलोमीटर उससे कम है। अच्छा, डोलड्रम्स क्या है? मैंने बताया था, दिस इज़ द आवर अर्थ एंड दिस इज़ द इक्वेटर लाइन। एंड जब हम 5 डिग्री नॉर्थ पे जाते हैं ऊपर, 5 डिग्री साउथ पे आते हैं, तो
इन्हीं के इसके इसके बीच क्षेत्र को हम डोलड्रम्स कहते हैं, या डोलड्रम एक प्रकार इसे हम डोलड्रम कह सकते हैं, या हिंदी में इसे कहते हैं सॉरी एक नाम और इसका है साइलेंट बेल्ट, साइलेंट बेल्ट भी कहते हैं इसे, साइलेंट बेल्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में किस थीम पड़ता है? तो सभी को पता है भाई, मैंने एक दिन पूरा इसे डीपली में बताया था, मैं आज भी बता दे रहा हूँ। सन मतलब अर्थ जो है हमारा मूवमेंट करती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और सन एक फोकस पे रहता है। तो जब सूर्य मूव करती है, सन तो एक ही साइड पे है, तो सॉरी अर्थ मूव करती है, तो अर्थ जब यहाँ पे आती है और चंद्रमा जब आगे आ जाता है, मतलब अर्थ यहाँ रहती है, चंद्रमा इसके आगे आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा पीछे रहता है, पृथ्वी आगे आ जाती है। बस इन्हीं दोनों का मूवमेंट रहता है, तभी चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा के आगे कोई आ गया, सूर्य ग्रहण मतलब पृथ्वी के आगे कोई आया, तब सूर्य की जो रोशनी थी वो पृथ्वी पे अब नहीं पड़ रही है पूरा, तो उसे सूर्य ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण उसे कहते हैं। अच्छा, सिजगी क्या होता है? जब ये तीनों एक साइड में हो जाते हैं, मतलब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक लाइन पे आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिजगी, दैट इज़ कॉल्ड सिजगी। ओके, ना नेक्स्ट क्या है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? मैंने फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पृथ्वी, और ये आपको मैप से पता रहना चाहिए, या मैं बता दे रहा हूँ एक बार, आप देख सकते हैं। पृथ्वी मूव कर रही है, अब चंद्रमा के आगे पृथ्वी आ गई तो चंद्र ग्रहण लग गया, और पृथ्वी के आगे अगर चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण लग गया। तो सिंपल है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना ही चंद्र ग्रहण कहलाता है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, पृथ्वी स्पेक्ट्रम के अवरक्त किनारों पर सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य जो होती है ऊर्जा ग्रहण करती है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को पराबैंगनी किरणों के रूप में छोड़ती है। दोनों आंसर मतलब दोनों ही गलत हैं, ना ही एक और ना ही दो। भाई ये बात तो एकदम ही गलत है, पराबैंगनी किरणों के रूप में तो नहीं छोड़ता उसे। ना नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर, तो सभी को पता रहना चाहिए, ये त्रिपुरा में है, मध्य प्रदेश में उज्जैन सभी को पता है, एमपी में, एंड गुजरात गांधीनगर सभी को पता है। अच्छा, कर्क रेखा पे पड़ने वाले राज्य मैं बार बार बताता हूँ, गरम, सीजे, पत्री, मीजू, ये आपके टॉपिक ऑफ कैंसर पे पढ़ते हैं। तो गुजरात है, गुजरात का ही गांधीनगर ही पड़ेगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गांधी। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा से निकट है? तो पश्चिम बंगाल, कोलकाता सभी को पता है, गरम सीजे पत्री पश्चिम बंगाल, तो कोलकाता ही आएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो उत्तर में कौन सा स्थित होगा? इसके लिए आपको इंडियन मैप भली भांति पता रहना चाहिए, बट यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, आपका कौन सा होगा? मणिपुर। मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के नॉर्थ में, क्योंकि जब कर्क रेखा गुजरती है जस्ट उसके ऊपर देखेंगे तो मणिपुर आता है, मिज़ोरम के जस्ट ऊपर है। अच्छा, ये आप इससे भी रट सकते हैं कि जो म्यांमार है, म्यांमार से सटे बॉर्डर जो होते हैं ऐसे ऊपर से आइए। म्यांमार का मैं जब जो बताया हूँ ना, तो नॉर्थ टू साउथ की दिशा में बताया था मैं, तो उसकी ट्रिक क्या है, अरुणा, मणि, मिज़ो, इतने स्टेट जो हैं वो आपको इसके म्यांमार से सटे हैं। तो अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मणि से मणिपुर, मी से मिजोरम, मिजोरम से मिजो से मिजोरम। तो मिजोरम के जस्ट ऊपर क्या है? मणिपुर, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो सभी को पता है, दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर स्थित वालांग के समय कितने घंटे का अंतर होता है? ये 2 घंटे का अंतर होता है, सभी को पता रहना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय के देशांतर के निकटतम है? तो सभी को पता है आईएसटी कहाँ है, रीवा के साइड पड़ता है निकटतम आईएसटी। अच्छा, आईएसटी पे पढ़ने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उमा, छत्तीसगढ़, आओ, ये आईएसटी पे पढ़ते हैं, उमा, छत्तीसगढ़, आओ, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ये आईएसटी पे पढ़ने वाले राज्य हैं। अच्छा, जो आईएसटी है जीएमटी में कितना अंतर पाया जाता है? तो मैं एक बार बता चुका हूँ, 82.5 अंश आईएसटी जाती है, और अगर उसे हम आवर में कन्वर्ट करें तो 5.5 घंटा आगे हम चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का देशांतर जो है किस नगर से होकर जाता है? तो आईएसटी कहाँ से जाता है? इलाहाबाद के नैनी, मैंने बताया था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी, और एक और था मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट भी यही क्वेश्चन है, किसके समीप है? तो इलाहाबाद के नैनी पे ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप एंड ऑल्सो व्हाट्सएप ग्रुप फॉर PDF, एंड आपकी कोई क्वेरीज हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू एंड जय हिंद।